हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदालय एकेडमी। आज हम यूनिट 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल का टॉपिक नंबर 8 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल लेवल पर जो भी ट्रेड होता है उसे गवर्न करती है, उसके रिलेटेड लॉज बनाती है। साथ ही साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है ट्रेड रिलेटेड तो उसे भी सॉल्व करती है। आज हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितनी भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे कवर करना है और लास्ट में हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर टू गेट ऑल दी स्टडी मटेरियल इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस फॉर अदर इंक्वायरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम रिलेटेड इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन, दूसरा स्ट्रक्चर, थर्ड है काउंसिल्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वो, एंड सिक्स्थ केस लॉ। ठीक है, इस वे में इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। WTO का फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995 में और इसकी नींव रखी गई थी उरुग्वे राउंड के अंदर एक काफी लॉन्ग नेगोशिएशन के बाद, और वो नेगोशिएशन शुरू हुई थी 1986 से और कब तक चली थी 1994 तक। WTO ने किसको रिप्लेस किया था? तो इसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को रिप्लेस किया था। ठीक है, जो गैट था वो एक टेम्पररी एग्रीमेंट था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, लेकिन WTO जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेब्लिश किया गया जिसके पास ज्यादा पावर और ज्यादा कंट्रोल था वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेड हो रहा है उसको कंट्रोल करने का। अब अगर हम WTO के हेडक्वार्टर्स और उसकी मेंबरशिप की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका जेनीवा स्विट्जरलैंड में और मेंबर्स जो है वो 146 कंट्री हैं। ठीक है, और ये लगभग 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करता है। ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी हैं? 23 कंट्रीज ऑब्जर्वर स्टेटस पर है, मतलब कि वो मीटिंग अटेंड कर सकती हैं, रूल्स या रेगुलेशंस को समझ सकती हैं, पर उस मीटिंग में वोट नहीं कर सकती। और ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं? जैसे कि ईरान, इराक, भूटान, लिबिया एंड सो ऑन। अब इस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है? मैंडेट मतलब वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है? ग्लोबल ट्रेड के रूल्स जो हैं उन्हें मैनेज करना, और वो कैसे होता है? थ्रू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स। दो कंट्री जो हैं वो आपस में बैठ के एग्रीमेंट बनाती हैं ट्रेड रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर करना कि एक स्मूथ, फेयर और प्रिडिक्टेबल ट्रेड हो, कि कोई भी कंट्री अचानक से कोई ऐसे रूल्स ना ला दें जिसकी वजह से दूसरी कंट्री के जो भी ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट क्या है कि ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं जो इसे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सबसे पहला है ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को और कंज्यूमर को ज्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करता है। जब ट्रेड में कम रुकावटें होंगी तो जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू कम होगी और साथ ही कंज्यूमर को ज्यादा चॉइस मिलेगी। ठीक है, इंश्योर करता है कि ग्लोबल ट्रेड में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब अगर कोई भी बेनिफिट किसी एक कंट्री को मिल रहा है तो वो WTO की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबको मिलेगा, और ये इसका क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फैसिलिटेट करना फेयर ट्रेड नेगोशिएशंस को और फेयर ट्रेड हो इसके रिलेटेड रूल्स बनाना। फिर सेटल करना डिस्प्यूट अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज। अगर कोई भी दो मेंबर कंट्री के बीच में किसी ट्रेड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करवाना। और ये जो है वो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम बाद में डिटेल में समझेंगे।
फिर है प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को और जॉब क्रिएशन को। उसके बाद दिया हुआ है इंक्रीज करना ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन ट्रेड। फिर बैलेंस करना ट्रेड को एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न के साथ, कि ऐसा ना हो कि हम ट्रेड के ऊपर फोकस करते करते हेल्थ और एनवायरमेंट जैसे जो दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें इग्नोर कर दें। फिर है मेंटेन करना स्टेबिलिटी इन दी ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये था डब्ल्यूटीओ का ओवरव्यू। अब हम हर एक चीज को डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूटीओ के ओरिजिन से। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यूटीओ का जन्म कैसे हुआ, कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो देखो, ट्रेड ने हमेशा ही डेवलपमेंट और पीस दोनों को इंक्रीज किया है। ऐसा माना जाता है कि दो कंट्री जब आपस में ट्रेड करती हैं तो उनकी जो फ्रेंडशिप होती है, उनके जो रिलेशंस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ था, कंट्री को, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सेट की गई थी। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। और इसी कॉन्फ्रेंस में प्रपोज्ड किया गया था आईटीओ के लिए। आईटीओ क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या होगा? ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करना। अब जो ये आईटीओ प्रपोज्ड किया गया था वो एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही फेल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो, 1948 में जो हवाना चार्टर आया था उसमें रूल्स ड्राफ्ट किए गए थे जो आईटीओ रिलेटेड थे। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज इंक्लूड थी। पर हुआ क्या कि जो अमेरिका की सेनेट है उसने इसे रेक्टिफाई करने से मना कर दिया, और इस विड्रॉल की वजह से आईटीओ कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। अब आईटीओ तो फेल हो गया, लेकिन स्टिल कंट्री को अभी भी ट्रेड रूल्स की जरूरत थी। इसलिए 23 कंट्रीज ने मिलकर 1947 में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है गेट। अब गेट जो है एग्जिस्टेंस में कब आया? 1 जनवरी 1948 में। अब याद रखने वाली चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी एग्रीमेंट था, कोई फुल ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ठीक है, इसका एम क्या था? टैरिफ को रिड्यूस करना और साथ ही साथ जो कोटा लगाया गया है गुड्स के ऊपर उन्हें धीरे धीरे रिमूव करना या कम करना। इसका फोकस ना सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर था। अब गेट के अंदर ट्रेड रूल्स को बेटर बनाने के लिए कई बार नेगोशिएशंस किए गए और उन्हें यहाँ पर राउंड्स कहा जाता है। तो हम अर्ली राउंड्स देखें, 1947 जेनीवा से लेकर जो 1960-61 में डिलॉन राउंड हुआ था, वहां पर फोकस सिर्फ और सिर्फ टैरिफ कट के ऊपर था। उसके बाद 1964-67 में जो कैनेडी राउंड हुआ था उसमें 62 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया था। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर 35% का कट लगाया गया और पहली बार इस राउंड के अंदर एंटी डंपिंग रूल्स के बारे में डिस्कशन की गई थी। ठीक है, फिर 1973-79 में हुआ था टोक्यो राउंड। उसमें पार्टिसिपेट किया था 102 कंट्रीज में, जहां पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर दोनों के बारे में डिस्कशन हुई थी। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? जो टैक्स नहीं होता लेकिन दूसरी ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रेड के ऊपर रुकावट बनती हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड कस्टम प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद 1986 से 94 तक में हुआ था उर्गे राउंड। ये जो राउंड था वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट राउंड था क्योंकि इसमें एक तो डब्ल्यूटीओ का क्रिएशन हुआ, साथ ही साथ पार्टिसिपेशन किया था 123 कंट्रीज ने इस राउंड के अंदर, और जो सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें भी इंक्लूड किया गया था। डब्ल्यूटीओ के ओरिजिन के रिलेशन में अगर हम इम्पोर्टेंट राउंड समझें तो वो कौन सा है? उर्गे राउंड। अब उर्गे राउंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें तो ये राउंड लॉन्च कब हुआ था? 1986 में, और इसे 7 इयर्स के डिस्कशन के बाद क्यूमुलेट किया गया मराकेश एग्रीमेंट के अंदर। मतलब 7 साल के डिस्कशन के बाद मराकेश एग्रीमेंट को 1994 में साइन किया गया था, जिसके अंदर स्टैब्लिश किया गया डब्ल्यूटीओ को 1 जनवरी 1995 में।
अभी तक हमने ये तो समझा कि डब्ल्यूटीओ ने गेट को रिप्लेस किया था, पर ऐसे क्या लिमिटेशंस थे गेट के अंदर जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश करना पड़ा? तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि गेट कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था। हमने रीड किया कि गेट क्या था, एक एग्रीमेंट था टेम्पररी नेचर का, ठीक है। दूसरा क्या था, वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसमें कोई भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए रूल्स जो थे वो फिक्स्ड नहीं थे। फिर नैरो स्कोप था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड कर रहा था गुड्स को, जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से नए इश्यूज आ रहे थे जैसे कि सर्विस रिलेटेड या फिर आईपीआर रिलेटेड, वो इसमें कवर नहीं थे। अब जब डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए थे, जैसे कि ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा, इसका जो कवरेज था वो ब्रॉड नेचर का था, इसमें गुड्स सर्विस आईपीआर जैसी चीज भी इंक्लूडेड थी। और इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था वो काफी स्ट्रांग था। लिमिटेशन पीरियड सेट किए गए थे, मतलब टाइमलाइन सेट की गई थी, और साथ ही साथ इसकी अपनी एक एपेलेट बॉडी भी थी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। डब्ल्यूटीओ के एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें टोटल 164 मेंबर्स हैं और ये अराउंड अराउंड वर्ल्ड का 98% जो भी ट्रेड होता है वो कवर करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर रूल्स है, ट्रांसपेरेंसी है और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट है। फिर स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशंस को। डब्ल्यूटीओ और यूएन में क्या कनेक्शन है? तो याद रखने वाली बात यह है कि डब्ल्यूटीओ यूएन की एजेंसी नहीं है, ठीक है। यूएन एजेंसी नहीं है, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए 1995 में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था जिससे कि इंश्योर हो सके अलाइनमेंट। अब कहाँ कहाँ हमें कोलैबोरेशन देखने मिलता है? तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पर साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि ट्रेड फैसिलिटेशन, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमने डब्ल्यूटीओ का ओरिजिन समझ लिया, अब बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करेंगे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इसके जो भी डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं, ठीक है। अगर मीटिंग की बात करें तो ये हर 2 साल में एक बार मिलते हैं। मेंबर्स की बात करें तो जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, जैसे कि 164 कंट्रीज, तो वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के मेंबर होंगे। साथ ही साथ कस्टम यूनियन के जो ट्रेड मिनिस्टर होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पावर क्या है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का? जितने भी डब्ल्यूटीओ के मैटर्स होते हैं उन पर डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में 2024 में जो अबू धाबी में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13, जिसमें क्या डिसाइड किया गया था? फिशरी सब्सिडीज को डिक्रीज करने के लिए रूल्स बनाए गए थे और साथ ही साथ ई कॉमर्स रूल्स के ऊपर भी डिस्कशन किया गया था। मिनिस्ट्रियल काउंसिल के बाद हायरार्की में आएगा जनरल काउंसिल। अब इनकी जो मीटिंग होती है वो रेगुलरली बेसिस पे होती है। कंपोजिशन की बात करें तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्बेसडर जो भी होंगे वो जनरल काउंसिल का पार्ट होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? तो ये ट्रिपल रोल प्ले करता है जनरल काउंसिल का। TPRB मतलब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, और दूसरा है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। ये ओवरसी करते हैं 3 काउंसिल्स को। जनरल काउंसिल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स आती हैं जो अलग अलग मैटर्स पर फोकस करती है। जैसे कि पहली काउंसिल फोकस करती है गुड्स, दूसरी सर्विसेज और तीसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के बारे में। इस पर्टिकुलर बॉडी का काम क्या है? इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, और साथ ही ये TPRM ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करता है, ये देखने के लिए कि क्या मेंबर कंट्रीज की ट्रेड पॉलिसी डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। नेक्स्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जब भी 2 कंट्रीज के बीच में किसी भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो वो किसके पास जाता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास, और वो डिस्प्यूट
सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू काम करता है। ठीक है, फंक्शंस क्या है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के? तो सबसे पहले जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको इन्वेस्टिगेट या उसकी जांच करने के लिए पैनल सेटअप करना और ज़रूरत पड़ने पर आर्बिट्रेशन सेटअप करना। फिर जो भी रिपोर्ट्स आती है पैनल की और आर्बिट्रेशन की, उसे अडॉप्ट करना। फिर मॉनिटर करना कि जो भी जजमेंट आया है उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इन केस कंप्लायंस नहीं हो रहा तो डीएसबी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो उस पर्टिकुलर कंट्री के ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस लगाने के ऑथराइजेशन दे सकती है। नेक्स्ट है अपीलेट बॉडी, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग के आर्टिकल 17 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी 1995 में। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। कितने टर्म के लिए, मतलब कितने ईयर्स के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है? 4 ईयर्स के लिए। और कौन अपॉइंट करता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अपॉइंट करती है। अब इसका काम क्या है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का जो पैनल है उसके अगेंस्ट में जो वो जजमेंट देता है उसके अगेंस्ट में अपील सुनना। ठीक है, इनकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो बाइंडिंग नेचर की होगी। बेस्ड कहाँ पर है? जेनीवा में। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2019 से जो ये अपीलेट बॉडी है वो फंक्शनल नहीं है क्योंकि यूएस ने इसका अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर रखा है। अब हमने ओरिजिन समझ लिया डब्ल्यूटीओ का, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, कि वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए और उसका क्या काम है। ठीक है, और ये सब कैसे पता चलेगा? डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सेट करना और इन्फोर्स करना फेयर रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। मतलब सबसे पहला और जरूरी ऑब्जेक्टिव या काम क्या है डब्ल्यूटीओ का? फेयर रूल्स को बनाना, और ये सारे रूल्स जो होंगे वो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स पर सब पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे। अब अगर आगे बढ़े तो सिर्फ और सिर्फ रूल बनाना काफी नहीं है, डब्ल्यूटीओ को ये इंश्योर भी करना होता है कि जो ये रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर फॉलो नहीं हो रहे तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंदर जो कंट्रीज उन्हें फॉलो नहीं कर रही है उन्हें लाइबल बनाया जा सकता है। फिर है प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस एंड मॉनिटरिंग। डब्ल्यूटीओ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सारी कंट्रीज को कि वो आपस में बैठकर शांति से बात करें और जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें रिड्यूस करें, साथ ही नए रूल्स बनाने के लिए भी नेगोशिएट करें। ठीक है, साथ ही साथ डब्ल्यूटीओ का काम क्या है? मॉनिटर करना, और वो किसके थ्रू करता है? ट्रेड रिव्यू पॉलिसी बॉडी के थ्रू। ये देखने के लिए कि जो कंट्रीज ने कमिटमेंट दिया है क्या वो कंट्रीज उन कमिटमेंट को फुलफिल कर रही हैं या नहीं। फिर है रिजॉल्व करना ट्रेड डिस्प्यूट थ्रू स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म। जो भी दो कंट्रीज के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज होता है ट्रेड को लेकर, उसे रिजॉल्व करना थ्रू स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म, वो क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, कोऑपरेट करना विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड रूल्स से आप ग्लोबल इकोनॉमी को मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए डब्ल्यूटीओ जो है वो दूसरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ और यूएन के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट करना डेवलपिंग कंट्रीज को टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। इसलिए एक प्रिंसिपल जो है वो अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है, जिसका नाम है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि जो भी रूल्स फिक्स हुए हैं उन्हें अडॉप्ट करने के लिए। और इस ऑब्जेक्टिव का अलाइनमेंट किसके साथ है? यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 के साथ। अब हम एक एक करके जो 3 काउंसिल्स हमने रीड की थी उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। ये ओवरसी क्या करता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब गेट। मतलब जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है गुड्स के रिलेटेड, उसके ऊपर काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स के रूल्स अप्लाई होंगे। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कोई भी ऐसी फिजिकली बिकने वाली चीज जैसे कि कार, मोबाइल, वीट, ये सारी जो भी चीजें हैं वो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं तब उनके ऊपर काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स के रूल्स अप्लाई होते हैं।
मेंबर्स की बात करें तो जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब कमिटीज क्या है, तो इस काउंसिल के अंदर छोटी छोटी 12 कमिटीज हैं जो स्पेसिफिक ट्रेड एरिया को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहला क्या है, एग्रीकल्चर। इसमें क्या इंक्लूड होगा, एग्रीकल्चर ट्रेड या फिर सब्सिडीज, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के रूल्स। ठीक है, फिर है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस मतलब जो टैरिफ हैं, कोटाज हैं, उन्हें रिड्यूस करना, जिससे दूसरे देशों को भी जो इजी मार्केट एक्सेस है दूसरी कंट्रीज का वो मिल सके। नेक्स्ट है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ये इसमें क्या इंक्लूड होगा, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स, इनको बचाने के लिए है, जिससे कि कोई भी कंट्री कोई भी खराब प्रोडक्ट को ट्रेड ना करे या बीमारी वाली चीज को इंपोर्ट ना करे। फिर है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और रूल्स को देखता है। इसमें क्या इंक्लूड होगा, लेबलिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर है सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। इसे डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सी, सब्सिडरी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, ये मॉनिटर क्या करता है कि जो डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट तो नहीं कर रही हैं। ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए इसके लिए एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाया गया है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SCM एग्रीमेंट। फिर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर 3 सब्सिडीज दी हुई है। पहला क्या है, ग्रीन बॉक्स, मतलब ये वो तरीके की सब्सिडीज होती हैं जो ट्रेड को कम से कम बिगाड़ती हैं, मतलब नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर की होती हैं। इसका प्रोडक्शन एंड प्राइस के ऊपर कोई सीधा असर नहीं होता। ठीक है, जैसे R&D पे कोई खर्चा किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, या फिर एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, और इनके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होगी। क्लियर है। फिर है एम्बर बॉक्स, मतलब ये वो सब्सिडीज हैं जो ट्रेड को बिगाड़ सकती हैं, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नेचर की होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर इंपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, अब इनकी लिमिट कैसे सेट की जाती है, लिमिट सेट की जाती है बाय एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो हो सकता है कि लिमिट क्या सेट करी जाए, 10% ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू। फिर है ब्लू बॉक्स, ये वो सब्सिडीज हैं जो प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए दी जाती हैं, जिससे कि सप्लाई जो है मार्केट में वो बहुत ज्यादा ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मर को सब्सिडीज प्रोवाइड करना कि वो अपनी जमीन के इस हिस्से में एग्रीकल्चर ना करे। ठीक है, इन्हें भी डिस्टॉर्टिंग नेचर का माना जाता है, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए लगाई जाती हैं, इसलिए इनके अंदर जो एम्बर बॉक्स जितना पावर नहीं होता। फाइन, एग्जाम्पल समझे तो 2024 में इंडिया USA के बीच में एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर कुछ डिस्प्यूट था, जो जनरल काउंसिल और गुड काउंसिल की ओवरसाइट में सॉल्व हुआ था। अब इस केस में USA का ये कहना था कि जो इंडिया है वो अपने फार्मर्स को जो MSP या दूसरी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, वीट, राइस या ऐसा कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ग्रो करने के लिए, वो जो 10% की लिमिट लगाई गई है उससे अब ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जो MSP है और जो सब्सिडीज हैं वो किसका पार्ट बन रहे थे, एम्बर बॉक्स का। ठीक है, और इंडिया क्या है,
एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसके ऊपर 10% वाली लिमिट थी जो हमने ऑलरेडी देखी। तो इंडिया ने इसका क्या काउंटर दिया कि जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही हैं उसका जो मकसद है, उसका जो गोल है वो क्या है, फूड सिक्योरिटी है, ना कि ट्रेड को बिगाड़ना। फिर गुड्स काउंसिल के सुपरविजन में दोनों ही कंट्री ने एक म्यूचुअली एग्रीमेंट सोल्यूशन ढूंढा और इसमें जो इंडिया ने कुछ अपनी पॉलिसीज थी उन्हें और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कमिटी देखते हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन। एंटी डंपिंग मेजर्स। अब एंटी डंपिंग मेजर्स का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री अपने गुड्स को बहुत ज्यादा सस्ते दाम में बेच रही है, मतलब डंप कर रही है, तो ये जो कमिटी है वो उस कंट्री के ऊपर एंटी डंपिंग मेजर्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर है इंपोर्ट लाइसेंसिंग की कमिटी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कमिटी, सेफगार्ड्स कमिटी, ट्रेड फैसिलिटेशन कमिटी और कस्टम वैल्यूएशन कमिटी। अब इस काउंसिल का फंक्शन क्या है, इंश्योर करना कि जो गेट के कंप्लायंस हैं वो फुलफिल हों और साथ ही साथ जितने भी स्पेसिफिक ट्रेड इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस किया जाए। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की दूसरी इंपॉर्टेंट काउंसिल के बारे में, काउंसिल फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज। इसका काम क्या है कि ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज को इजी बनाता है, जिससे कि जो इंटरनेशनल सर्विस ट्रेड है उसे प्रमोट किया जा सके। अब सर्विसेज का क्या मतलब होता है, ऐसी चीजें जो इंटेंजिबल नेचर की हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर कोई भी तरीके की प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ का पहला और इकलौता ऐसा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है जो किसके रिलेटेड है, इंटरनेशनल सर्विस ट्रेड के रिलेटेड। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट के थ्रू होता क्या है कि जो एक मेंबर कंट्री है वो दूसरे कंट्री के सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अपने मार्केट को ओपन करती है, जिसका क्या नाम है, जिसको क्या बोला जाता है, कमिटमेंट्स। ठीक है, इस काउंसिल का कंपोजिशन क्या होगा, डब्ल्यूटीओ के सारे मेंबर्स के लिए काउंसिल ओपन होती है। इसमें भी अब 4 सब्सिडरी बॉडीज हैं। पहला है कमिटी ऑन ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये कमिटी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी या दूसरी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ट्रेड रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करती है। फिर है कमिटी ऑन स्पेसिफिक कमिटमेंट्स। इस कमिटी के अंदर जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उन्हें अपना शेड्यूल कमिटमेंट जो है वो सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कमेटी होती है उसे रिव्यू करती है और ये देखती है कि जो प्रोमिसेस किए गए थे क्या वो कंट्री उसे फुलफिल कर रही है। फिर है वर्किंग पार्टी ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशन। ये कमेटी जो है वो डेवलप करती है डिसिप्लिन फॉर सर्विस रेगुलेशन। डोमेस्टिक रेगुलेशंस का क्या मतलब होता है, जो कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस हैं और वो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं सर्विसेज को। ठीक है, जैसे कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। अब ये जो वर्किंग पार्टी है इसका काम क्या है, ऐसे रूल्स बनाना, ऐसे डिसिप्लिन्स बनाना जो ये इंश्योर करे कि ये जो पर्टिकुलर डोमेस्टिक रेगुलेशंस हैं वो कहीं ट्रेड बैरियर्स ना बन जाएं। ठीक है, फिर क्या है, वर्किंग पार्टी ऑन गेट्स रूल्स। ये डील करता है बेसिक रूल्स से, जैसे कि सब्सिडीज, सेफगार्ड्स और प्रोक्यूरमेंट। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो 2024 में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 हुई थी उसमें एक्सटेंड किया गया था ई कॉमर्स मोराटोरियम को और सपोर्ट किया गया था इसे बाय सर्विस काउंसिल। अब ये ई कॉमर्स मोराटोरियम क्या होता है, देखो ये एक ऐसा टेम्पररी पॉज है जो 1998 में लगाया गया था, जिसके अंदर क्या है कि मेंबर कंट्रीज किसी भी डिजिटल ट्रांसमिशन के ऊपर कस्टम ड्यूटी अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझें, जैसे कि आप अगर कोई ऑनलाइन गेम परचेज कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, ई बुक को डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो सब डिजिटल ट्रांसमिशन होता है। अब मोराटोरियम की वजह से उस डाउनलोड पर आपको कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। अगर ये मोराटोरियम हट जाता है तो जो कंट्री है वो क्या कर सकती है, इस डिजिटल गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगा सकती है, जिसकी वजह से जो ये इंटरनेट ट्रांजिशंस हैं, डिजिटल ट्रांजिशन है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अब इसमें सर्विस काउंसिल का क्या रोल है, तो क्योंकि
डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स दोनों ही क्या है, सर्विस रिलेटेड मैटर है। तो इसके लिए जो सर्विस काउंसिल है उसने ये कहा कि डिजिटल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये मोराटोरियम बहुत ज्यादा जरूरी है और उसने इसे एक्सटेंड करने को सपोर्ट किया। अब नेक्स्ट है काउंसिल फॉर ट्रिप्स। अब ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये काउंसिल का मेन काम क्या है, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसे मॉनिटर करना और साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि जो ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, तो सारी कंट्रीज जो है वो प्रॉपर तरीके से आईपीआर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। आईपीआर का क्या मतलब है, जो क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड है उसके ऊपर लीगल राइट प्रोवाइड करना। अब इस काउंसिल का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करना फोरम फॉर आईपी कंसल्टेशन अमॉन्ग मेंबर्स और इम्प्लीमेंट करना ट्रिप्स के ऑब्लिगेशंस को। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो डब्ल्यूटीओ का कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है आईपीआर रिलेटेड। अब इसमें है क्या, ये मेंबर कंट्रीज से मिनिमम स्टैंडर्ड्स मांगता है कि वो अपनी कंट्री में ये जो 7 टाइप्स ऑफ आईपीआर हैं उन्हें प्रोटेक्शन दे। वो क्या है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एंड पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट्स और अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन मतलब ट्रेड सीक्रेट्स। इन्फोर्समेंट के लिए लीगल मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, तो अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट है तो उसके लिए सिविल एक्शन लेना। बॉर्डर मेजर्स, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी फॉरेन कंट्री से पायरेटेड या फिर कोई काउंटरफीटेड गुड्स आ रहे हैं तो ऐसे कस्टम मेजर्स अप्लाई करना कि वो कंट्री में एंटर ही ना कर पाए। फिर क्रिमिनल एक्शंस लेना कॉपीराइट प्राइवेसी के लिए और ट्रेडमार्क काउंटरफीटिंग के लिए भी। अब डिस्कस करते हैं डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस को। 1996 से लेके 2022 तक 12 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं और अगर हम लेटेस्ट 2024 का भी ऐड करें तो टोटल जो है वो 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस अभी तक हो चुके हैं। अब इसका काम क्या है, ये सेट करता है ट्रेड एजेंडाज, साथ ही साथ डिसीजन लेता है इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर और एडवांस करता है नेगोशिएशंस को। आज तक डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस ने ग्लोबल ट्रेड को शेप किया है किसके थ्रू, एग्रीमेंट्स बनाकर एग्रीकल्चर, सर्विसेज, आईपी और डेवलपमेंट रिलेटेड। वैसे तो हमने देखा कि टोटल 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस आज तक हो चुके हैं, बट अभी हम सिर्फ उतने ही रीड करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1। इसके अंदर सिंगापुर रिलेटेड इश्यूज को प्रेजेंट किया गया था और इसमें वो भी टॉपिक इंक्लूड थे जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में इंक्लूड नहीं है, जैसे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के रूल्स को इजी बनाना, ट्रेड फैसिलिटेशन करना जिससे कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड जो है वो इजी और क्विक हो जाए, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्यूरमेंट और ट्रेड एंड कंपटीशन रिलेटेड इश्यूज थे इसमें। अब इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की वजह से क्या हुआ, एक स्टेज सेट हुआ फ्यूचर ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 4 दोहा कतर। इसका मेन फोकस क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। ठीक है, और इसमें क्या लॉन्च हुआ था, दोहा डेवलपमेंट राउंड लॉन्च हुआ था और फोकस कहाँ था, एग्रीकल्चर, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, सर्विस, NAMA मतलब नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस एंड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 9। इसमें बाली पैकेज एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, और ये क्या था, दोहा राउंड का फर्स्ट कंप्लीट सक्सेसफुल एग्रीमेंट था। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, तो सबसे पहले जो ट्रेड प्रोसेस था उसे स्ट्रीमलाइन किया गया, फिर फूड सिक्योरिटी को इनहेंस किया गया और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हें ट्रेड बेनिफिट्स
दिए गए और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो यमन को WTO का मेंबर बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 ये पेंडेमिक के बाद जो कोविड आया था उसके बाद पहली सबसे बड़ी मीटिंग थी और इसमें एड्रेस क्या किया गया, पेंडेमिक रिस्पांस, मतलब जो भी दवाई और उसके रिलेटेड पेटेंट था उसे थोड़ा सा वेव ऑफ किया गया जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी उसका प्रोडक्शन हो सके। फिशरी सब्सिडरीज और ई-कॉमर्स और WTO रिफॉर्म्स रिलेटेड बातें हुई थी। फिर स्ट्रेंथन किया था इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ने कमिटमेंट टू फूड सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलेंस। उसके बाद बात करें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 की, जो अभी लेटेस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है 2024 में हुई है, जिसने एक्सटेंड किया ई-कॉमर्स मोराटोरियम को जो हम ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं, फाइनलाइज किया फिशरी सब्सिडीज को और एडवांस किया डिजिटल ट्रेड रूल्स को। अभी हमने मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस की बात की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है MC4 जिसे दोहा राउंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसे अभी अपन डिटेल में समझते हैं क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट और एम्बिशियस साथ ही साथ चैलेंजिंग राउंड था WTO का। इसका एम क्या है, ये लेटेस्ट जो इसका WTO ट्रेड नेगोशिएशन राउंड था उसका एम क्या था कि जो बैरियर्स हैं ग्लोबल ट्रेड पे उसे रिड्यूस करना और ग्लोबल रिफॉर्म्स लाना ट्रेड के लिए। ये लॉन्च कब हुआ था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 4 दोहा कतर नवंबर 2001 में। इसका फोकस क्या है, डेवलपमेंट एंड बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इसलिए इसे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा भी कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अचीव करना मेजर ट्रेड रिफॉर्म्स, फोकस करना डेवलपमेंट पे, मार्केट एक्सेस पे और रूल क्लैरिफिकेशन पे, ठीक है। और इसका मेजर फोकस किसके ऊपर था, ये हमने देखा पहले भी, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, ये याद रखना, ठीक है। अब जो दोहा डिक्लेरेशन था उसमें कुछ मैंडेट मतलब कुछ एम्स या कुछ वर्क जो था वो सेट किया गया था, वो रीड करते हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर का इशू है तो उसके लिए क्या मेन गोल्स थे कि मार्केट एक्सेस को इन्हेंस करना है, रिड्यूस या एलिमिनेट करना है एक्सपोर्ट सब्सिडीज को और एड्रेस करना है डेवलपिंग कंट्री के नीड्स, मतलब जो भी फूड सिक्योरिटी रिलेटेड नीड है डेवलपिंग कंट्री की या फिर रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। फिर अगर इशू है वो किसके रिलेटेड है, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, तो रिड्यूस करना टैरिफ एंड हाई टैरिफ पीक और रिमूव करना नॉन टैक्स बैरियर। मतलब यहाँ पर इशू दिया हुआ है और यहाँ पर उसके जो मेन एम्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर गोल्स। सर्विस के लिए क्या है, इंप्रूव करना मार्केट एक्सेस, स्ट्रेंथन करना गेट्स रूल्स। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए सिंप्लीफाई करना कस्टम के प्रोसीजर को, रिड्यूस करना ब्यूरोक्रेसी एंड कॉस्ट और नए रूल्स बनाए गए एंटी डंपिंग रिलेटेड, सब्सिडरी रिलेटेड, काउंटर वेलिंग मेजर्स रिलेटेड और फिशरी सब्सिडीज रिलेटेड। फिर एनवायरमेंटल के लिए क्या एम्स थे कि ट्रेड इन एनवायरमेंटल गुड्स और अलाइन किया ट्रेड को और एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स को। फिर जोग्राफिकल इंडिकेशंस फॉर वाइन एंड स्पिरिट्स और बायो पायरेसी, ट्रेडिशनल नॉलेज और बेनिफिट शेयरिंग को मेन गोल सेट किया गया। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए स्ट्रेंथन किया गया डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग को फॉर इफेक्टिव लीगल एनफोर्समेंट। हमने अभी देखा कि दोहा राउंड इतना एम्बिशियस था, उसमें इतने एम सेट किए गए थे, तो क्या ऐसा हुआ कि दोहा राउंड आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो सबसे पहले 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई थी, तो कंट्रीज ने कंसेशन देने से मना कर दिया। इस वजह से जो दोहा राउंड में एम सेट किए गए थे वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए। फिर जो रीजनल एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर बाइलेटरल एग्रीमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो मल्टीलेटरलिज्म था जहां सारी कंट्रीज साथ मिलकर काम कर रही थी वो वीक पड़ गया। इंडिया और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने कंसेशन देने से मना कर दिया, ठीक है। फिर डिसएग्रीमेंट था काफ़ी सारी कंट्रीज का एग्रीकल्चर, NAMA और सर्विस रिलेटेड, जिसकी वजह से दोहा राउंड का जो प्रोग्रेस था वो स्लो हो गया। अपीलेट बॉडी जो था वो 2019 में पैरालाइज हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया कि US ने अपॉइंटमेंट
होल्ड कर रखा है अपीलेट बॉडी का। उसके बाद राइजिंग परफेक्शनिज्म जो हमने रीसेंट टाइम में देखा, जैसे कि टैरिफ, सब्सिडीज, यूएस चाइना ट्रेड टेंशन, जिसकी वजह से जो दोहा के गोल्स थे वो कहीं ना कहीं थ्रेटेंड हो गए। अब डिस्कस करते हैं WTO सेक्रेटरीट। ये ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं, ठीक है। टोटल कुछ 620 स्टाफ है और जेनीवा में बेस्ड है। लीडरशिप में कौन होता है? एक डायरेक्टर जनरल और 4 डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स। इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता और किससे गवर्न होते हैं? बाय मेंबर कंट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि WTO एक मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी? तो सेक्रेटेरिएट की एक ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करे टेक्निकल और प्रोफेशनल सपोर्ट WTO की काउंसिल और कमिटीज को, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में रीड की। फिर ऑफर करे टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, मॉनिटर करे ग्लोबल ट्रेड को और कंडक्ट करे इकोनॉमिक रिसर्च, ऑर्गेनाइज करे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस एंड डिसएमिनेट करे WTO की इंफॉर्मेशन को, प्रोवाइड करे लीगल असिस्टेंस किसी भी डिस्प्यूट में और साथ ही साथ एडवाइस करे असीडिंग कंट्रीज को। स्टाफ की बात करें तो टोटल जो स्टाफ है वो 90 नेशनलिस्ट में से होता है और उसमें इंक्लूड कौन कौन है? नेशनलिस्ट, लॉयर्स, ट्रेड पॉलिसी स्पेशलिस्ट, IT, कम्युनिकेशन, HR और लैंग्वेजेस। वर्किंग लैंग्वेज क्या है WTO सेक्रेटरीट की? इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। रीसेंट वर्क क्या किया है कि पब्लिक स्ट्रेटेजी 2030 अलाइन किया है स्टाफ सपोर्ट को विद ग्लोबल कोऑपरेशन एंड रूल बेस्ड ट्रेड। और 2024 की एक्टिविटीज क्या है? सपोर्ट किया है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 को, ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज और डिस्प्यूट सेटलमेंट्स। अब अपन देखते हैं कि 30 सालों में WTO ने वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रायड का एक पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रायड क्या है? WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसमें IMF किससे डील करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से। वर्ल्ड बैंक डील करता है डेवलपमेंट फंडिंग से। और WTO किसके रिलेटेड है? ट्रेड रूल्स एंड मार्केट एक्सेस, ठीक है। WTO ने क्या किया है? शेप किया और कोऑर्डिनेट किया है ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को, रिड्यूस किया है ट्रेड बैरियर्स को और ओपन किया है मार्केट्स को ग्लोबल लेवल पे, जिसकी वजह से क्या हुआ है? ग्रोथ बढ़ी है। प्रमोट किया है पीस को और कोऑपरेशन को वाया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ट्रेड रूल्स एंड एग्रीमेंट्स की बात करें तो WTO ने काफी सारे ऐसे ट्रेड रूल्स और एग्रीमेंट्स बनाए जो इन्फोर्स करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ग्लोबल ट्रेड रूल्स। मतलब ऐसे रूल्स बनाए जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के थे, जिससे इंश्योर हो सके कि फेयर और प्रिडिक्टेबल नेचर का ट्रेड हो रहा है। मेजर एग्रीमेंट्स कौन से हैं? गेट 1994, जिसमें गुड्स ट्रेड जो है वो रेगुलेट किया गया और एग्रीकल्चर और एंटी डंपिंग जैसे रूल्स जो है वो कवर किए गए। फिर है ट्रिप्स, जो किसके रिलेटेड था? IP प्रोटेक्शन के रिलेटेड। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसने रिड्यूस किया सब्सिडीज को और इम्प्रूव किया मार्केट एक्सेस को। NAMA, जिसने रिड्यूस किया टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्लूडिंग स्विस फॉर्मूला। फिर गैट्स, जिसने रेगुलेट किया सर्विस ट्रेड को वाया 4 मोड्स। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की बात करें तो ट्रेड कॉस्ट को कट किया गया और जो कस्टम है उसे सिंप्लीफाई किया गया। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि WTO का क्या मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। ट्रेड नेगोशिएशंस एंड माइलस्टोन की बात की जाए तो गेट के जो भी राउंड्स थे, ठीक है, जिसमें रिड्यूस किया गया टैरिफ को और साथ ही साथ जो ट्रेड था उसे 4 टाइम्स एक्सपांड किया गया है सिंस 1995। उर्गे राउंड में क्रिएट किया गया WTO को, जिसने इंक्लूड किया अपने आप में सर्विसेज और IP को। फिर दोहा राउंड, जो हमने अच्छे से डिटेल में रीड किया। फिर MC9 बाली, जिसमें ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने क्या किया? लोअर किया कस्टम्स रेड टेप को।
मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 10 नायरोबी ने एक्सपांड किया था आईटी एग्रीमेंट्स को और ड्यूटी फ्री लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के एक्सेस को। अबू धाबी में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 हुआ है जिसने फिशरी सब्सिडीज और ई कॉमर्स रिलेटेड रूल्स जो थे उनके ऊपर डिस्कशन किया गया था। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ने एनफोर्स किया डब्ल्यूटीओ के रूल्स को वाया कंसल्टेशन पैनल और अपील। ठीक है, एग्जाम्पल इंडिया का और यूएस का सोलर डिस्प्यूट जिसमें इंडिया ने लॉस्ट कर दिया था अपील अंडर ट्रिम्स और गेट। ओवर 600 डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं जिसकी वजह से इंश्योर हुआ है कि एक रूल बेस्ड ट्रेड जो है वो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। उसके बाद अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो उसमें क्या आएगा कि ग्रोथ देखने मिली है। ग्लोबल जीडीपी जो थी वो 5% से इंक्रीज हुई है सिंस 1995 बिकॉज ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। फिर डेवलपमेंट की बात करें तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्हें सपोर्ट मिला, फूड सिक्योरिटी मिली और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड की गई और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करके जो ट्रेड वॉर्स हो सकते थे उन्हें प्रिवेंट किया गया और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ अलाइन करके काम को किया गया। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिसने रिप्रेजेंट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 को जो क्या है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। यहाँ पर हमारा WTO रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो कवर हो गया है। आई होप अब आपको कोई भी डाउट ना हो इस टॉपिक रिलेटेड। स्टिल कोई भी डाउट है आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब कुछ MCQ सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा पहला MCQ है कि इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है WTO एक UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हमने ये रीड किया कि WTO एक UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। फिर है WTO कोऑर्डिनेट करती है विद UN बॉडीज। ठीक है, WTO का डिसीजन जो है वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट किया जाता है बाय UNGA, ये भी सही नहीं है। फिर WTO जो है वो रिपोर्ट करता है टू IMF फॉर ऑल डिस्प्यूट्स, ये भी करेक्ट नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 2, इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज जो है वो लिमिटेड है अंडर एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो है वो नॉन ट्रेड डिसऑर्टिंग है। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज जो है वो कंडीशनल है और वो प्रोडक्शन लिमिटिंग मेजर है। सारी सब्सिडीज आपको रिपोर्ट करनी होती है टू IMF। हमने जब सब्सिडीज रीड की थी तो हमने ये देखा था ब्लू बॉक्स सब्सिडीज जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट लगाने के लिए है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है WTO की वर्किंग लैंग्वेज के रिलेशन में। इंग्लिश, फ्रेंच या स्पेनिश, इंग्लिश, जर्मन या चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, स्पेनिश, रशियन या इंग्लिश। हमने क्या रीड की थी कि क्या लैंग्वेजेस हैं जिसमें WTO काम करती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 4, मैच दी फॉलोइंग। हमें जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज हैं उन्हें मैच करना है उनकी कंट्रीज के साथ। तो 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, 6th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और 7th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। हमने 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छे से रीड किया था, वो क्या था दोहा कतर, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सी में 4 ये इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इनमें से क्या जो है वो एग्जाम्पल है स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का। ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ किया जाता है लॉन्गर ट्रांजिशनल पीरियड फॉर ट्रिप्स कंप्लायंस। डेवलप्ड कंट्रीज को प्रायोरिटी दी जाती है इन ट्रेड फैसिलिटेशन। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हें रिड्यूस करना होगा टैरिफ्स दूसरी कंट्रीज से जल्दी। फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज एलिमिनेटेड हैं ओनली फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो किसके रिलेटेड होता है, डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि वो जो रूल्स हैं उन्हें अडॉप्ट कर सकें। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
आई होप अब आपको जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉपिक अब थोड़ा इजी लगने लगे और अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वेदालय एकेडमी। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।